हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आइए पीयूष प्रभा के अगले अध्याय की ओर चलते हैं। सत्य के प्रयोग। यह है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह आत्मकथा का एक अंश है। इस पाठ में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग का अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से दूर रह करके विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने के लिए भी प्रेरित करता है और हिम्मत बनाता है। आत्मिक शिक्षा, आत्मा की शिक्षा जिसको कहते हैं, आत्मिक शिक्षा हमें स्वयं संयम और आत्मनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग, समर्पण, समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेश की महत्वता का उजागर किया है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, इसके अनेक अंश हैं आत्मकथा की। जैसे पहला अंश है सभ्य पोशाक में, दूसरा है बलवान से भिड़ंत, तीसरा है आत्मिक शिक्षा, चौथा है शांति निकेतन, पांचवा है खादी का जन्म। तो ये 5 अंशों में इस पाठ को बांटा है। तो पहला अंश पढ़ते हैं सभ्य पोशाक में। अन्न आहार पर मेरी श्रद्धा, गांधी जी कहते हैं कि अन्न आहार पर मेरी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई। यानी मांसाहार नहीं बनूं, अन्नहारी बनूं, शाकाहारी भोजन करूं। अंग्रेजी लेखक साल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली इस मैटर पर मैंने उन सबको खरीदा और सबको पढ़ डाला। गांधी जी कहते हैं कि उनमें हार्वर्ड विलियम्स की एक पुस्तक मिली, वह थी आहार नीति नामक पुस्तक। उसमें अलग अलग युगों की ज्ञानियों, अवतारियों, पैगंबरों ने जो आहार किया था, उनके आहार विषयक विचारों का वर्णन किया गया था। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उनसे केवल अन्यायी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उन पुस्तकों में ये दोनों, ईसा मसीह और पाइथागोरस, ये दोनों अन्नाहारी थे। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड ने उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी, वो भी मैंने पढ़ी। साथ ही डॉक्टर एलेंसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी, स्वास्थ्य संबंधी लेखों ने भी मुझे प्रभावित किया और मेरी अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर में, यानी कोई बीमार हो जाता है तो उसको दवा की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल पथ्य दीजिए, आहार का उलटफेर कीजिए। आहार को क्या देना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए और बीमार के लिए क्या खाना चाहिए, इनके बारे में उन्होंने इस पद्धति का समर्थन किया। डॉक्टर एलेंसन स्वयं अन्नहारी थे और बीमारों को केवल अन्नहार की ही सलाह दिया करते थे कि अन्न खाइए, मांस का परित्याग कीजिए। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों के महत्व ने स्थान प्राप्त कर लिया। गांधी जी जब इंग्लैंड रहते थे उस समय की ये बातें हैं कि कैसे मैंने अन्नहार का सेवन किया, किस प्रकार मैं मद्यपान और मांस खाने के लिए प्रेरित हुआ और उनका भी मैंने कैसे परित्याग किया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी कि केवल अन्न को खाना आरोग्य बनना है। बाद में धार्मिक दृष्टि भी सर्वोपरि बनी कि मांस खाने से जीव हत्या होती है और पाप का भागी होना पड़ता है, इसलिए धार्मिक दृष्टि भी सबसे ऊंची
मानी गई इस पर। इस बीच मेरे एक मित्र ने मेरी चिंता थी, उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल मिल ही नहीं सकूंगा। वे जानते थे कि अन्नहार विषयक पुस्तकें मैं पढ़ता रहता हूं। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित हो जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बनकर रह जाऊंगा। इस विचार से मेरे वह अंग्रेज मित्र ने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया कि ये मांस खाना प्रारंभ कर दे। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए निमंत्रण दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हवर्ण भोजन गृह में भोजन करना था। एक भोजनालय था, 5 स्टार 3 स्टार भोजनालय से कम नहीं था। तो वहां उनके साथ मुझे भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह होटल, यह भोजन गृह किसी महल से कम नहीं था। विक्टोरिया होटल छोड़ करने के बाद में ऐसे घर में जाने का मेरा एक पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, वहां टोटली मांस भोजन का ही किया जाता था, क्योंकि मानना था कि वहां मैं बेहोश की हालत में था, मांस और मद्यपान सेवन होता था वहां। सैकड़ों के बीच में हम 2 मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई और वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछना। मैंने तो परोसने वाले उस बैरे से पूछा, अपने पास बुला करके उसको बुलवाया मेरे पास कि भैया जलाना। मित्र समझ गया कि ये क्या पूछना चाहता है, बस चिढ़ करके मुझसे बोला क्या है। मैंने धीरे से संकोच बस कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस है या नहीं, किसमें, सूप में। तो ऐसे घर में यह जंगलीपन नहीं चलेगा। उसने कहा कि यहाँ इस होटल में किसी बेवकूफी जंगलीपन की बातें नहीं होंगी। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में भोजन कर लो और हमारी मेरी इंतजार करो, राह देखो, रास्ता देखो। साफ कह दिया मित्र ने। तो गांधी जी को चाहिए क्या? गांधी जी कहते हैं कि मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकल गया। पास ही एक अन्नहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ में नहीं पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। भोजन करने के बाद हमको नाटक देखने जाना था। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उस वक्त उस घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला कि तुम कहां गए, क्या खाया, भूखे हो या नहीं हो, भोजन किया या नहीं किया। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि भूखा था, गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन यह हमारे बीच का एक अंतिम क्या था? मित्र युद्ध था। इसके बाद हम दोनों में वाद कभी नहीं हुआ, न हमारा संबंध टूटा और न उनमें किसी प्रकार की कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान गया था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी वे मेरे प्रति आदर से रहे और उनके प्रति मेरा आदर और भी बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे इतना डर, मैंने सोचा कि अब उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा। यानी मुझे उन्होंने कहा कि तुम जंगलीपन की बात करते हो, मांस नहीं खाओ, ये मत करो, मद्य मत पियो। तो मैंने सोच लिया कि मैं अब जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार के समाज में समरस होने के योग्य बनकर अन्नहार की विचित्रता को छिपा लूंगा। तो प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने सब बनने के लिए क्या प्रयास किए, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए क्या क्या करते हैं। तो मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छिछला रास्ता निकाला। छिछला यानी हल्का रास्ता, फुवड़पन करते हो जिसको कहते हो आप। अब क्या हुआ है वो हल्का रास्ता कि ब्लैक, मैंने यूनिफॉर्म चेंज की,
विलायती होने पर भी बंबई के कट्टे पट्टे सिले अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे वस्त्र, यानी कि हालांकि विदेशी वस्त्र थे मेरे पास, लेकिन वो क्या है, कट्टे फट्टे थे, कट्टे सिले हुए थे, इसलिए अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे। इस विचार से मैंने क्या किया, आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग उस जमाने में यह बहुत बड़ी कीमत होती थी। 19 शिलिंग की मैंने क्या की थी, कीमत चुकाई। और चिमनी टोपी जानते हो, चारों तरफ से गोल, चिमनी टोपी चारों तरफ से गोल होती है, लंबी नहीं होती, अंग्रेज जैसे पहनते हैं वो चिमनी टोपी। तो मैंने क्या किया, चिमनी टोपी बनाई, मंगवाई, कितने पैसे देकर के, 19 शिलिंग। बहुत महंगी थी। इतने से संतोष नहीं हुआ तो ब्रॉन्ड स्ट्रीट में जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। 10 पाउंड पर क्या करा, 10 पाउंड बेकार किए और शाम की मैंने पोशाक सिलवा दी या नाइट सूट सिलवाया। भोले और बादशाह दिल वाले बड़े भाइयों से, बहुत दिल में खुशमिजाज दिल वाले मेरे भाई, बड़े भाई थे, उन भाइयों से मैंने क्या लिया, दोनों जेबों में लटकाने के लिए सोने की चेन बनवाई। अब देख लो गांधी जी के शौक, नहीं पूरे फैशन परस्त। और वैसे दिखाने के लिए विदेशों में क्या है, उघाड़े, एक ही कपड़ा पहन रखा है, टेढ़ी लाठी लेकर के विदेशों की फोटो, विदेशों में आप तस्वीरें हैं, ऐसा भूखा है मेरा भारत देश, ये संकेत दे रहे हैं शौक करने के लिए, इतना बड़ा शौक। तो भोले बादशाह दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मैंने मंगवाई और वह मिल भी गई, यानी दोनों जेबों में सोने की चेन। बताओ उस जमाने में बंदी बधाई टाई क्या पहनना, अंग्रेजों में शिष्टाचार का शुमार नहीं था बंदी बधाई टाई पहनना, इसलिए टाई बांधने की कला भी मैंने अपने हाथों से सीखी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी गांधी जी के बारे में। देखो हम देश में आईना हजामत बनाने के लिए ही देखने को मिलता था। देश में तो कब कर लेते थे शीशे के सामने, जब शेविंग करते हैं या कटिंग करवा के आते तब, लेकिन यहां क्या करते हैं, देखिए आप गांधी जी कैसे खड़े रहते थे। पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधना, बालों में पट्टी वाल अच्छी तरह से बालों को सूतना, पट्टी सीधी करना, सीधी मांग निकालना, ये रोज लगभग 10 मिनट तक शीशे के सामने बर्बाद होते थे। बाल सॉफ्ट नहीं थे, मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से मुड़े होने के कारण एक ब्रश लिया, जैसे झाड़ू समझ लीजिए, ऐसा मोटा ब्रश आया और रोलर जिसको कहते हो आप लोग लेकर चलते हो, उसके साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते थे, टोपी पहनते और टोपी निकालते समय बाल बिगड़ जाते थे, इसलिए हमेशा बालों में हाथ, कई लोग आज भी शौकीन होते हैं, बालों में हाथ देते रहते हैं, तो बालों में हाथ देते रहने का भी, मांग संभालने का भी सिर पर ही पहुंच जाते थे हाथ। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फेराना, बालों को व्यवस्थित रखने की एक और शुभ क्रिया बराबर चलती रहती थी। पर इतनी टीम टॉम काफी नहीं थी, इतना दिखावा काफी नहीं था। अकेली सभ्य पोशाक से सब थोड़ा ही बना जा सकता है कि पोशाक पहन लो साहब सब हो गए, बोलोगे तो बेवकूफ दिखलाओगी, 10 आदमियों के बीच में अगर बोलने लगे तो फिर बेवकूफ खिलाओगे। इसलिए और भी ढोंग ढकोसले करने थे। क्या करने थे, मैंने सभ्यता के दूसरे कई भारी गुण जान लिए और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना आना चाहिए, नाचना जानना चाहिए, तब तो सभ्य कहलाएगा अंग्रेजों के साथ में। उसे फ्रेंच अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, फ्रेंच भाषा, क्योंकि फ्रेंच भाषा इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी, इसलिए फ्रेंच भाषा सीखनी चाहिए। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी, इसलिए फ्रेंच तो सीखनी चाहिए। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। अब एक कक्षा में भर्ती हुआ। देखो आप पढ़ने गए थे वकालत और क्या ढोंग ढकोसले कर रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। गांधी जी की बात है ये। तो क्या किया उन्होंने कि
एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पॉइंट जमा करे। कोई 3 हफ्ते में करीब 6 पाठ सीखने थे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते नहीं थे। पियानो बजता था, पर वे क्या कह रहा है मेरी समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बिना बीच का अंतर मैं समझ नहीं पाता था कि बाजा क्या को बोल रहा है। मेरे लिए तो वह अगम रास्ता था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हो गया कि पियानो ले आए तो पियानो सिखाने वाला आना चाहिए। तो चूहे को भगाने के लिए जैसे बिल्ली आई, बिल्ली के लिए गाय आई, क्योंकि बिल्ली गाय का दूध पिएगी। तो यूं बाबा जी का परिवार बढ़ता ही चला गया। इसी तरह मेरे लोग का परिवार भी बढ़ा। अब मुझे वायलिन बजाना तो सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पॉइंट मैंने वायलिन खरीदने के लिए कमाए और उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। यानी वायलिन बजवाने के लिए एक शिक्षक आया करती थी। भाषण करना सीखने के लिए तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उसे भी एक गिन्नी को भेंट की। अब 3 शिक्षक हो गए जी। एक तो नाच सिखाने के लिए एक लड़की आती, वायलिन बजवाने के लिए एक लड़की आती, और तीसरा भाषण के लिए एक शिक्षक आया, उन्हें भी एक गिन्नी भेंट करनी थी। तो बैल साहब की स्टैंडर्ड एलियोनिस्ट पुस्तक मैंने पढ़ी और उस पिट का भाषण शुरू कर दिया कि भाषण चालू कर दो। तो प्रश्न बनता है कि बैल साहब ने गांधी जी के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, ये प्रश्न बनता है। क्योंकि बैल साहब उनके गांधी जी के प्रसिद्ध दोस्त थे, फेमस दोस्त थे और खास दोस्त थे। इसलिए बैल साहब को का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत पड़ा था। तो बैल साहब ने उनके कान में घंटी बजाई कि अरे मूर्ख, क्या करने आया है तू यहाँ? पढ़ने आया है या तमाशा करने आया है? लड़कियों के साथ नाचना कूदना खेलना कर रहा है और तू पढ़ने आया है। तो बैल साहब ने उनको समझाया कि मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है। अरे लच्छेदार भाषण करके क्या सीख लूंगा? नाच नाच करके मैं सब कैसे बनूंगा? अब बताओ, कोई नाच करने वाला सब होता है कि नौटंकीबाज होता है? वो तो नाटकबाज होता है, नौटंकी करता है जो। तो वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। अरे मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी रहनी चाहिए, मैं अपने सदाचार से सब समझा जाऊं, ये ठीक है। नहीं तो मुझे यह लोग छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल पक्का कर लिया कि अब मुझे नाचना भी नहीं है और मुझे वायलिन भी नहीं बजाना है और मुझे कोई भाषणबाजी नहीं करनी। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को दिया कि मैं मुझे भाषण नहीं सीखना। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा, जो नाच सिखाने वाली आती थी उसको भी मैंने ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के लिए घर वायलिन लेकर पहुंच गया, क्योंकि वह मेरी मित्र बन गई थी। उन्हें जिस दाम में भी मैं बिके बेच डालने की इजाजत दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया था, इसलिए उनके घर तक आना जाना था मेरा। इस कारण मैंने उनसे अपने मुंह की चर्चा कर दी कि मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, नाच आदि के जंजाल से निकलना चाहता हूँ। सबू बनने की यह सनक लगभग 3 महीने चली। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया। तो प्रश्न बनता है इस सब बेस में, इस पाठ से, कि सभ्य पोशाक पाठ्य का अंश हमें क्या प्रेरणा देता है। तो पढ़ने के लिए सादगी जीवन होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सादगी से वातावरण जीना चाहिए, टीम टॉम दिखाने की आवश्यकता नहीं, भाषण की आवश्यकता नहीं, नृत्य की आवश्यकता नहीं, ढोंग ढकोसले करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेरणा मिलती है। अब आता है बलवंत से बढ़त। तो ये हमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए आप प्रश्न देख लीजिए। तो मैंने 2 प्रश्न बनाए कि बैल साहब ने गांधी जी के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 1, बैल साहब ने किस प्रकार गांधी जी के जीवन को प्रभावित किया।
दूसरा प्रश्न है आपका, सभ्य पोशाक में पाठ का अंश हमें क्या प्रेरणा देता है? यह अंश हमें क्या शिक्षा देता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें लिखेंगे और होमवर्क में भेजेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे अगला बलवान से भिड़ंत नामक पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।